हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। बहुत दिनों से इंतज़ार था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। एज सच मानो तो यार फिजिक्स की फीलिंग यहाँ से बहुत ही बेहतरीन आती है। काइनेमेटिक्स कोई कम इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं होता है, लेकिन एवरेज बच्चा भी अगर हार्डवर्क करना स्टार्ट कर दे तो लॉज ऑफ मोशन से वो फिजिक्स सीख सकता है बहुत कायदे से। और बहुत ही जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा एकदम से। अगर आप 10th पास होते तब भी आप फिजिक्स को समझेंगे। आप मेहनत मेरे साथ स्टार्ट कर देना, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। ठीक है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर लेवल तो बढ़ता ही चला जाता है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है। तो बिना कोई टाइम किल किए हुए हेडिंग लगा लीजिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लेक्चर 1। ठीक है। इसमें मैं सभी लेक्चर कवर करूंगा। ठीक है। अब देखिए यार, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है जरा समझिए। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 3 लॉ है, ये तो सब जानते ही हैं। आज बेसिकली हम लॉ ऑफ इनर्शिया कवर करेंगे, या न्यूटन का पहला नियम आज खत्म करने का विचार है। ठीक है। तो देखिए यार, जब हमने मैकेनिक्स स्टार्ट की थी, थोड़ा सा परिचय देते हैं आपको पुराना। मैकेनिक्स में बेसिकली ये क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स बेसिकली क्या होती है? न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जिसमें न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन वैलिड होते हैं। या एक शब्द में कहें तो किसी मूविंग बॉडी का मास जब चेंज नहीं करता है तो उसको क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। जब आप क्वांटम मैकेनिक्स में जाएंगे तो वहाँ पर बॉडीज़ की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती हैं और स्पीड के हिसाब से बॉडीज़ के मास चेंज हो जाते हैं, तो उसमें फिर हम चले जाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। लेकिन अभी जितनी भी बात करेंगे सब क्लासिकल मैकेनिक्स की हम लोग बात करते हैं। ओके। तो देखिए, मैकेनिक्स में जो क्लासिकल मैकेनिक्स की ही अपने सिलेबस में भी क्लासिकल मैकेनिक्स ही है बच्चों। ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने 2 पार्ट में इसको ब्रेक किया था, याद करो शुरुआत में। एक पार्ट था काइनेमैटिक्स, ठीक है, और एक पार्ट था काइनेटिक्स। तो यहां पर हम पढ़ते थे मोशन एंड इट्स पैरामीटर्स, मोशन एंड इट्स पैरामीटर्स, मोशन एंड इट्स पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा। और यार कम से कम 2 महीने तो मैंने काइनेमेटिक्स आप लोगों को पढ़ाई है, खूब डिटेल पढ़ा दी है। जो नए बच्चे आज से ज्वाइन कर रहे हैं उनका एक ही कर्तव्य है कि लॉज ऑफ मोशन मेरे साथ यहाँ से पढ़ना आगे स्टार्ट करें और बैक के सारे वीडियो काइनेमेटिक्स के और वेक्टर के देख लें प्लीज़। अगर इतनी मजबूत फिजिक्स कर दूंगा, और यही तुम्हारा हार्ड वर्क है। आजकल आप कोचिंग भी कम जाते हो तो घर पे 4-5 घंटे फिजिक्स को दिया जा सकता है, मज़ा आ जाएगा। ठीक है। तो मोशन एंड इट्स पैरामीटर्स, जिसमें हमने आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, खूब सारे क्वेश्चंस कराए। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया, फिर उसका रिलेटिव मोशन पढ़ाया। ठीक है, बहुत मजा आया। ठीक है। फिर काइनेटिक्स में असल में होता है फोर्स कॉन्सेप्ट, इसको कहते हैं फोर्स कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब इसी की चर्चा होगी। मतलब होता क्या है कि सबसे पहले F इक्वल टू एम ए आता है। मतलब जब किसी पर फोर्स लगाते हैं तो ए आता है, ए से फिर वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट आता है, और फिर डिस्टेंस, ये सब चीज़ें आती रहती हैं। तो ये यहाँ से स्टार्टिंग होती थी मेनली। तो अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं फोर्स कॉन्सेप्ट। तो आज हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज फोर्स। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद बाकी जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज फोर्स हम डिफाइन करेंगे। ओके, चलिए। तो देखिए, इसमें क्या यार, शुरुआत में काफ़ी थ्योरेटिकल चीज़ें थी, काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल, मतलब बोलने वाली नॉलेज यस पॉइंट जिनसे आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो मैंने सब लिख के रखा है जिससे आपको टाइम किल ना हो, और एक एक चीज़ आपको मैं राइटिंग में दे दूं और आप नोट्स बना लें। क्योंकि 1-2 चैप्टर के बाद तो यार न्यूमेरिकल्स ही आ जाएंगे, फिर कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, फिर तो धड़ चीज़ें बढ़ जाती हैं। लेकिन शुरुआत का लेक्चर लंबा ना खिंच जाए, तो इसलिए मैंने एक एक चीज़ बोर्ड पर लिख के रखी है। और स्मार्ट बोर्ड है तो इसमें सारी चीज़ें सेव हो जाती हैं। पिछले 1.5 घंटे से मैं लिख रहा हूँ, समझ लो, सब रेडीमेड है, बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा, उसकी चिंता ना करें। ठीक है। चलिए देखिए, अब जरा इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करते हैं फोर्स का। ध्यान से सुनिए, आपको मजा आएगा। जैसे मैंने सब फोटो वोटो बना रखे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक बॉल पड़ी है, ऐसे ही समझना, ऐसे ही समझना, ये फुटबॉल है, फुटबॉल है, इतना सबने देखा होगा। आराम से समझिए किस तरीके से मैं चैप्टर को उखाड़ के लाना चाहता हूँ आपके जीवन में, ये जरा समझिए। जैसे ले चल रहा हूँ वैसे ही चलना,
पूरा हार्ड वर्क किए बैठा हूं, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, उसकी परवाह ना करना। देखिए मैंने लिखा टू मूव अ फुटबॉल जो रेस्ट में, विच इज एट रेस्ट, समवन हैज टू किक इट। आप फील करिए, कोई बॉडी रेस्ट में, फुटबॉल रेस्ट में, अगर आपको मूव करना है तो क्या मानना पड़ेगा, किक मारनी पड़ेगी, और किक के बाद क्या होगा, इसका मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब तो देखिए फिर जैसे ये किक मारी और किक के बाद इसमें वेलोसिटी आ गई, तो फिर मैंने लिखा मोशन ऑफ फुटबॉल इज ड्यू टू फोर्स। तो आप खुद बताइए, अगर इसमें किक नहीं पड़ती तो क्या इसका मोशन स्टार्ट हो सकता था, नहीं हो सकता था। मतलब यह है कि किक ने क्या लगाया, फोर्स, एक फोर्स लगाया और फुटबॉल का क्या स्टार्ट हो गया, मोशन स्टार्ट हो गया। तो बेसिकली फुटबॉल को मोशन देने के पीछे जो कारण है वो क्या है, फोर्स। तो फोर्स की वजह से उस फुटबॉल का मोशन स्टार्ट हुआ, ठीक। तो अब देखिए मैंने लिख के रखा था तो तुरंत आप समझ गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद बाकी अपने नोट्स बना लेना तसल्ली से बैठकर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हटाएं, चलिए देखिए फिर हमने लिखा है, अब जैसे मान लो आपको कोई बॉल ऊपर उछालनी है, ऊपर कोई बॉल को ऊपर फेंकना है, कोई किसी भी बॉल को ऊपर फेंकना है, ऐसे डिब्बी को ऊपर फेंकना है, तो क्या बिना फोर्स लगाए ऊपर फेंक सकते हैं, नहीं फेंक सकते ना यार, फोर्स लगाओगे तभी तो ऊपर जाएगी। तो इसी तरीके से जब आप, तो देखिए टू थ्रो अ बॉल अपवर्ड वन हैज टू गिवन इट एन अपवर्ड पुश, ऊपर की तरफ एक पुश देना पड़ेगा, ऐसे पैर से पुश दिया तो फिर ये ऊपर की तरफ बॉडी भागने लगेगी, ठीक। तो ये मोशन क्या है, मोशन ऑफ बॉल इज ड्यू टू अपवर्ड पुश, अपवर्ड पुश, ऊपर की तरफ जो पुश दिया है उसकी वजह से इसका मोशन हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही समझना स्टार्ट करिए, सब चीज़ आ जाएंगी धीमे धीमे। अब जैसे मान लीजिए, अब मान लीजिए कोई बॉडी बहुत तेज मूव करती हुई आ रही है, तो मूव करती हुई आ रही है तो बताइए ये रुकेगी, ये रुकेगी नहीं रुकेगी। लेकिन अगर रोकना है तो आपको एक वॉल, मान लो वॉल है तो आपको पता है एकदम टूट जाएगी, तो मैंने क्या लिखा है, एन एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू स्टॉप द मोशन। इसका मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में और आप उसको मोशन देना चाहते हैं तो यू नीड फोर्स, बिना फोर्स के वो मोशन स्टार्ट नहीं करेगी। इसी तरीके से फिर दूसरे पार्ट पर आते हैं। अब मान लो बॉडी पहले से मोशन कर रही है और फिर आप उसको रोकना चाहते हैं, तो क्या बिना फोर्स के रुक सकती है? जब ये गाड़ी इस वॉल में जाके टकराएगी तो वॉल ने क्या लगाया होगा इस पर, फोर्स, और गाड़ी रुक जाएगी। तो इसका मतलब बिना फोर्स के मोशन स्टार्ट नहीं हो सकता और बिना फोर्स के मोशन रुक भी नहीं सकता। मतलब बॉडी अगर मोशन में है तो उसको भी रोकने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। इसी तरीके से और एक चीज देख लीजिए, आगे बढ़ता हूं कि देखिए तीसरी बात ये आती है, इसको मैं पॉइंट्स में भी कह सकता हूं, ये तीसरी बात है, ठीक है। तो पहली बात क्या आ गई? पहली बात आ गई बॉडी अगर रेस्ट में तो मोशन में नहीं आ सकती बिना फोर्स के, और बॉडी मोशन में है तो रेस्ट में नहीं आ सकती बिना फोर्स के। और तीसरा पॉइंट देखिए, अगर बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, मतलब मैं सीधे सीधे बता दूं कि बॉडी अपना डायरेक्शन भी नहीं चेंज कर सकती बिना फोर्स के। आप बताइए, जैसे एक पार्टिकल को आप सर्कल में घुमाते हो कई बार, इतना सब जानते हैं, तो बताइए अगर ये धागे को काट दें तो सीधा भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? क्योंकि असल में इसके डायरेक्शन को, यहाँ पर ये टेंशन का जो फोर्स होता है ये लगातार क्या कर रहा होता है बच्चों, चेंज कर रहा होता है। तो डायरेक्शन भी किसी बॉडी का बिना फोर्स के चेंज नहीं हो सकता। तो अब तक तीन बातें मैंने आपको सिखाई। क्या क्या? अगर बॉडी रेस्ट में है तो बिना फोर्स के मोशन नहीं हो सकता, बॉडी मोशन में है तो बिना फोर्स के रुक नहीं सकती, और अगर बॉडी का डायरेक्शन चेंज करना हो तो वो भी बिना फोर्स के नहीं हो सकता, ठीक है। तो तीन बातें अभी तक आपने फोकस की कि अगर किसी बॉडी को मोशन में लाना है तो आपको क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। अगर मूव करती हुई बॉडी को आपको रोकना है तो क्या लगाना होगा? फोर्स लगाना होगा। और अगर किसी मूविंग बॉडी का डायरेक्शन चेंज करना है तब भी आपको क्या लगाना होगा? फोर्स लगाना होगा। और चाहे तो एक चौथी बात और लिख लें आप, देखिए अगर मान लो कोई बॉडी है, इसका शेप भी चेंज करना है, शेप, बताइए शेप चेंज करना है, जैसे ये है मान लीजिए सीट है, इसका शेप चेंज करना है, तो बताइए बिना फोर्स के क्या शेप चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। इसका मतलब बॉडी कैन चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी। तो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी। एक बॉडी के शेप को भी चेंज कर सकती है फोर्स। तो कुल कितनी बातें आ गई बताइए? चार। कितनी बातें आ गई? चार बातें आ गई। क्या क्या आ गई? एक रेस्ट
रेस्ट वाली बॉडी को फोर्स की मदद से मोशन दिया जा सकता है, मोशन करती हुई बॉडी को रोका जा सकता है, मोशन करती हुई बॉडी का डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है, और किसी बॉडी के शेप को चेंज किया जाता है। यही 4 बातें हर अच्छी से अच्छी किताब में आपको लिखी मिल जाएंगी कि फोर्स से क्या क्या कर सकते हैं, जिसको कुछ किताब वाले लिखते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या क्या हो गया? रेस्ट वाली बॉडी को मोशन दिया जा सकता है, मोशन वाली बॉडी को रोका जा सकता है, एक मूव करती हुई बॉडी के डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है, और किसी बॉडी को शेप को चेंज किया जा सकता है। जैसे अगर कस के थप्पड़ मार दूं मैं आपके गाल पर तो आपका शेप चेंज हो जाता है, तो वो बेसिकली क्या है? फोर्स है। तो फोर्स के 4 इफेक्ट आ गए, ठीक है। फोर्स के कितने इफेक्ट आ गए? 4 इफेक्ट आ गए, ठीक। हालांकि मैंने लिखा होगा पर एक एक करके समझा देता हूं। अब देखिए, अब यहां पे मैंने डिफाइन किया फोर्स को, चलिए मैं पहले लिख देता हूं। देखिए, इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के क्या क्या इफेक्ट आ गए? अ बॉडी एट रेस्ट, अ बॉडी एट रेस्ट can start its motion a body at rest can start its motion, ठीक, फोर्स की वजह से मोशन स्टार्ट करती है। दूसरा क्या हो सकता है बताइए? एक मूविंग बॉडी कैन बी स्टॉप्ड, अ मूविंग बॉडी कैन बी स्टॉप्ड, एक मूव करती हुई बॉडी को रोका जा सकता है। तीसरा इफेक्ट क्या हो गया बताइए? डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी चेंज। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है सर्कुलर मोशन। जब बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमती है, चलती है, तो उसके डायरेक्शन को लगातार सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स ही तो चेंज कर रहा होता है। और चौथा, द शेप ऑफ ए बॉडी कैन बी चेंज, कैन बी चेंज, बॉडी का शेप भी बदला जा सकता है। तो 4 बेसिक इफेक्ट होते हैं फोर्स के, ठीक है। फिर भी बार बार मैंने चीज़ों को दोहराया है जिससे कि बेसिक से स्टार्ट करें। देखिए आगे फिर मैंने डिफाइन किया व्हाट इज फोर्स। तो देखिए फोर्स को लिखा है मैंने, फोर्स इज अ पुल, मोशन स्टार्ट करने के टर्म्स में बोल रहा हूँ। फोर्स इज अ पुल और पुश। अब पुल और पुश वाला एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल होता है पुल और पुश। इस पर जरा फोकस करो, पुल और पुश। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। ऐसे ब्लॉक रखा था पहले से, ठीक है, मैंने रखा हुआ है इसलिए सब बना के रख दिया है। अब देखिए ये आदमी धागा से इसको पुल कर रहा है, देखिए पुल कर रहा है, इसको क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। तो ये फोर्स कैसा है? पुलिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स। इतना फील हो रहा होगा भाई, धागा बांध के खींच रहा है तो पुलिंग फोर्स, और यहाँ पे धक्का दे रहा है तो ये कैसा? पुशिंग। तो दिस इज पुशिंग फोर्स। यहाँ पर कैसा फोर्स लगा रहा है? पुशिंग फोर्स, पुशिंग फोर्स, दिस इज पुशिंग फोर्स। तो फोर्स इज अ पुल और पुश विच जनरेट्स और टेंड्स टू जनरेट मोशन इन अ बॉडी एट रेस्ट। तो जो बॉडी पहले से रेस्ट में होती है उसमें मोशन पुलिंग और पुशिंग फोर्स दोनों से जनरेट किया जा सकता है। ये पहला पॉइंट हो गया जो कि मैंने लिखा था। तो ये बेसिकली क्या हो गया? पहला पॉइंट हो गया। तो फोर्स ये कर सकता है, वो इफेक्ट ही है जो मैं फिर से लिख रहा हूं, पर आपको पुलिंग और पुशिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट यहां पर इंट्रोड्यूस करता हूं। तो एक बॉडी जो रेस्ट में है उसमें 2 तरीके से फोर्स को लगा के मोशन इंपार्ट किया जा सकता है। आप उसको पुल करके भी मोशन जनरेट कर सकते हैं जैसे यहां पर जनरेट किया, और पुश करके भी मोशन को जनरेट कर सकते हैं। तो दिस इज पुशिंग फोर्स एंड दिस इज पुलिंग फोर्स, ठीक है। जैसे मैं यहीं पर बना दूं कोई बॉडी है, जैसे कोई बॉडी है, तो एक फोर्स देखिए मैंने ऐसे बनाया और एक फोर्स मैंने ऐसे बनाया। तो देखिए अपना समझ जाओगे ये कैसा है बताइए? दिस इज पुलिंग फोर्स, दिस इज पुलिंग एंड दिस इज पुशिंग फोर्स, दिस इज पुशिंग फोर्स, ठीक है बेटा। दिस इज पुशिंग एंड दिस इज पुलिंग फोर्स, क्लियर। तो फोर्स को क्या ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं? फोर्स इज a pull or push which generates or tends to generate motion in a body at rest। तो एक बॉडी जो रेस्ट में उसमें मोशन जनरेट किया जा सकता है पुल या पुश के द्वारा। तो ये फोर्स की डेफिनेशन हो गई।
अच्छा ऐसा नहीं है, जो चारों बताए उनसे चारों से डिफाइन होती है। देखिए आगे लिखा है मैंने सब बातें। अब देखिए अगर बॉडी मोशन में है तो फोर्स स्टॉप्स और टेंड टू स्टॉप अ बॉडी इन मोशन। अगर बॉडी मोशन में है तो फोर्स उसको रोकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी, बताई दिया आपको, और फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी इन मोशन। बार बार मैंने बता भी दिया और लिख भी दिया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहो और चलते रहो आगे, एकदम चीज़ें सिंपल हैं। तो अब तक जो मैंने कहानी आपको समझाई है वो इतनी सी समझाई है कि फोर्स क्या क्या कर सकता है या इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या क्या हो सकते हैं। अब यार कुछ लोग ये मत कहना कि सर इतना लंबा ना खींचिए, यार पहला लेक्चर है, बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, फालतू की बात नहीं। आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए आता है यूनिट ऑफ फोर्स, तो इसको थोड़ा याद कर लो, अभी शुरुआत है। फोर्स का जो एम के एस, जो एसआई सिस्टम कहते हैं, वो यूनिट होता है बेटा न्यूटन, ठीक है। वैसे मैं याद करने के लिए इतना आपको समझा सकता हूँ, आपको ये सबको आता है एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो ध्यान रखना एफ इक्वल टू एम ए आता है, ये इतना सब जानते हैं। तो जो यूनिट होता है एफ का, इसी को देखिए, इसको कहते हैं के जी। जैसे यहाँ पे क्या ले लो, असल में आप इसको मास को ले लो 1 kg, ठीक है। 1 kg मास ले लो और ए को ले लो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से देखना, तो जो एफ आ जाता है ये आ जाएगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम क्या कहते हैं 1 न्यूटन कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि 1 kg की बॉडी को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन देने के लिए जो फोर्स चाहिए होता है दैट इज कॉल्ड 1 न्यूटन, ठीक है। डिफाइन कर दो, तो व्हाट इज 1 न्यूटन? 1 kg की बॉडी को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन देने के लिए जितना फोर्स चाहिए होता है दैट इज कॉल्ड 1 न्यूटन, ठीक है। तो 1 न्यूटन बेसिकली क्या हो गया बताइए? 1 न्यूटन हो गया kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको दिमाग में ले लो, हालांकि हमने लिखा भी है, लिख दिया, ठीक है, ये लिखा हुआ है। फिर उसका दूसरा यूनिट होता है डाइन। ये वो डाइन नहीं है जो तुम्हारे सपने में आ जाती है, ठीक है, डाइन, ठीक है, फोर्स का यूनिट है। डाइन होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट डाइन होता है। इसको मैं कन्वर्ट करना आपको सिखा सकता हूँ, देखिए कैसे, देखिए कैसे न्यूटन से डाइन को कैसे कन्वर्ट करेंगे। वैसे मैंने लिख दिया है 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। पर देखिए 1 न्यूटन कितना है 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो 1 न्यूटन आ जाएगा, देखिए 1 kg। अब kg को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, तो ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 आ जाएंगे, 1000 ग्राम हो गया ये। इंटू मीटर को किस में कन्वर्ट कर दो? सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो देखिए ये क्या आ गया जरा बताइए, 1 न्यूटन इक्वल टू, अब देखिए ये आ गया 3 जीरो यहाँ पर है और 2 जीरो यहाँ पर है, तो ये आ गया 10 टू द पावर 5। यहाँ पर ग्राम है या सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर। और ये बताइए इस यूनिट को क्या कहते हैं? डाइन कहते हैं। तो ये आ गया 1 न्यूटन इक्वल टू, प्यारे बच्चों, 10 टू द पावर 5 डाइन, ठीक है। इसको याद कर लो, कई बार कन्वर्जन में काम आता है, हालांकि मौके पर भी निकाला जा सकता है, पर अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं या फिजिक्स के स्टूडेंट हैं या फिजिक्स के टीचर हैं, जो भी हैं, तो आपको ये तो याद होना ही चाहिए कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स का क्लासिफिकेशन, तो देखिए 2 तरीके से फोर्सेस को क्लासीफाई किया जाता है। एक होते हैं कांटेक्ट वाले फोर्सेस, एक होते हैं नॉन कांटेक्ट वाले फोर्सेस। अब कांटेक्ट वाले फोर्सेस और नॉन कांटेक्ट वाले फोर्सेस में आपको समझा दूं कि जैसे कोई मास है, जैसे पंखा लटका हुआ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये मार्कर है। अब बताइए मैं जैसे ही छोड़ूंगा ये नीचे भागता है, तो बताइए इसको किसने खींचा? अर्थ ने खींचा है ना। क्या अर्थ ने इसके साथ कोई कांटेक्ट बनाया हुआ है? 100% नहीं बनाया हुआ है। तो जो अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ये कैसा है? नॉन कांटेक्ट, बिना कांटेक्ट के फोर्स आना। पर मान लीजिए अगर मुझे आपको धक्का देना हो, तो क्या मैं अगर हवा में ऐसे कर दूंगा तो क्या आप में धक्का लगेगा? नहीं लगेगा ना। जब तक मैं आपकी पीठ को अपने हाथ से टच नहीं करूंगा तब तक धक्का नहीं लग सकता। या कई बार जैसे थप्पड़ मारना है तो ऐसे कर दूं क्या, तो थप्पड़ लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो
थप्पड़ लगाना भी कैसा फोर्स है, कांटेक्ट वाला फोर्स है। तो कांटेक्ट वाले फोर्सेस में क्या होता है बेटा, फिजिकल कांटेक्ट होता है फोर्स लगाने के लिए, और नॉन कांटेक्ट वाले फोर्सेस में फोर्स लगाने के लिए फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। फिजिकल कांटेक्ट हो जाए तो अच्छा है, न हो तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो मैंने देखो बड़े अच्छे से लिख दिया कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, और नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो पहले मैं लिख रहा हूं कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो इट इज इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ओनली व्हेन देयर इज ए फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन देम। तो कांटेक्ट फोर्स में इंटरेक्शन या इंटरेक्शन भी फोर्स होता है, ठीक है। इंटरेक्शन भी क्या होता है, फोर्स ही होता है बेटा, ठीक है, याद रखना। इंटरेक्शन को भी फोर्स कहते हैं। तो इंटरेक्शन या फोर्स तभी लगेगा जब उनके बीच में क्या होगा, कांटेक्ट, ओके। कांटेक्ट फोर्स के बहुत सारे एग्जांपल अपने सिलेबस में है। जैसे देखो मैंने यहां पर समझाया है कि अगर मान लीजिए ये ब्लॉक रेस्ट में है, अगर ये ब्लॉक रेस्ट में, ठीक है, आराम से देख लीजिए, तो बताइए जब अगर ये दूर से इसको ऐसे करके हवा में ऐसे करता रहे, ऐसे करता रहे, ठीक है, तो क्या ब्लॉक चल देगा? 100% नहीं चलेगा जब तक इस पर क्या नहीं लगाएगा, ये फोर्स नहीं लगाएगा, ये फोर्स। तो ये कैसा फोर्स है बताइए, कांटेक्ट वाला फोर्स है। बिना कांटेक्ट के ये जनरेट हो ही नहीं सकता था, या बिना कांटेक्ट फोर्स के ब्लॉक मूव कर ही नहीं सकता था, और कांटेक्ट फोर्स लगाते ही ब्लॉक चल देगा। एक एक्सीलरेशन आ जाएगा, वो सब बातें तो आपको पढ़ानी है, ठीक है। तो इन दिस डायग्राम द एक्सटर्नल एजेंट इज इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके सिलेबस में है, जो कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल्स हैं। जैसे नॉर्मल रिएक्शन होता है, अभी आएगा, हो सकता है 10th वाले बच्चों को ना पता हो, पर नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स का एक एग्जांपल होता है। आपको बहुत डिटेल समझाएंगे, डोंट वरी फॉर दैट। जैसे टेंशन फोर्स होता है। टेंशन बेसिकली वो टेंशन नहीं है जो हर समय सिलेक्शन के लिए आपके दिमाग में चलता है। टेंशन फोर्स ये बेसिकली धागे वाला फोर्स, ये जैसे धागे को हम ऐसे खींचते हैं तो इसमें टेंशन है, तो इसको कांटेक्ट फोर्स यही है। दिस इज ऑल्सो कांटेक्ट फोर्स, जिसका नाम क्या है, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, ओके, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। स्प्रिंग फोर्स है, तो स्प्रिंग फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स है, आपको समझाएंगे। स्प्रिंग कनेक्ट वाले खूब क्वेश्चंस आते हैं, बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा आपको। फिर फ्रिक्शन फोर्स भी पूरा एक चैप्टर है, कम से कम 4-5 लेक्चर पढ़ाऊंगा आपको। तो ये सब एग्जांपल्स हैं कांटेक्ट फोर्स के। और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के अगले पेज पे लिख रहा हूं, पर पहले ही समझा दूं। जैसे ग्रेविटी का फोर्स है, जैसे दो चार्ज होते हैं, बताइए एक चार्ज दूर रखा है, दूसरा क्या उसको अट्रैक्ट या रिपल्सन दिखा देता है? क्या उसको टच करेगा तभी अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा, कि दूर से ही हो जाता है? दूर से ही हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा है बताइए, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। जैसे मैग्नेटिक फोर्स होता है, बताइए जैसे आयरन फ्लिंक्स आप किसी टेबल पे बिछा लो और एक मैग्नेट लेके आ जाओ, तो बताइए टच करोगे तभी उनको, उन आयरन फ्लिंक्स को मैग्नेट पकड़ेगी कि दूर से ही पकड़ लेती है? दूर से ही पकड़ लेती है, तो उसमें कोई कांटेक्ट हुआ ही नहीं। तो बताइए मैग्नेटिक फोर्स कैसा है? कांटेक्ट फोर्स नहीं है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। हाँ, ये नहीं है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स में तभी अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा जब कांटेक्ट नहीं होगा। अरे कांटेक्ट हो जाएगा तब भी होगा, पर बिना कांटेक्ट के भी फोर्स ट्रांसफर हो जाता है। किसमें? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में। तो 3 एग्जांपल्स आपको अपने सिलेबस में दिखेंगे। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है बेटा, बाद बाकी आगे के पेज पे लिख दिया है, स्क्रीनशॉट ले लेना, सारी बात लिखी हुई है, देखिए नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, सेकंड डाल लो इस पॉइंट को। यार मैंने लिख के इसलिए रखा है कि आपके नोट्स अच्छे बन जाएं और चीज़ों को बहुत अच्छे से आप कवर कर लो। कुछ भी ऐसा नहीं लगे कि सर ने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, एक एक बात आपको क्लियर हो रही होगी। देखिए, अ मैग्नेट कैन अट्रैक्ट एन आयरन पीस फ्रॉम अ डिस्टेंस, दिस मीन्स एन एक्सटर्नल एजेंट कैन ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑन ए बॉडी इवन, ये इवन लिखा हुआ है, ठीक है, इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस, मतलब दूर से भी फोर्स लगाया जा सकता है बिना कांटेक्ट के। तो अदर एग्जांपल्स ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्सेज वही ग्रेविटी वाला फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में दोनों ही आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्सेज। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लेना अच्छे से, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। पहला लेक्चर है, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं एकदम, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लियो, कुछ है नहीं। अब आता है कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया और न्यूटन का पहला नियम। कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया या न्यूटन का पहला नियम, देखिए वैसे तो मैंने बोर्ड पे सब लिख दिया है, पर मैं उससे पहले तुम्हारे दिमाग में कुछ इनर्शिया की फीलिंग डाल देता हूँ। अगर मैं एक शब्द में कहानी पढ़ूँ इनर्शिया की, तो देखिए मैं यहाँ पे एक बात लिखे दे रहा हूँ,
इनर्शिया का मतलब सुन लो, मैं एक शब्द लिख रहा हूं। इनर्शिया का मतलब होता है, पहली तो इसकी अंग्रेजी इनर्टनेस, ध्यान रखना, या इसको कहता हूं और बेहतर शब्द बोलूंगा लेजीनेस, ध्यान से सुनना, लेजीनेस या रजिस्टेंस। रजिस्टेंस तो इसमें जो सबसे अच्छा शब्द लगता है मुझे इनर्शिया के लिए, जैसे इनर्शिया जब मैं अपना 9th 10th में जब पढ़ता था और कोई इनर्शिया बोलता था तो सही बता रहा हूँ सिर चक्कर खा जाता था, इनर्शिया क्या है। पर अगर इनर्शिया की जगह मैं लेजीनेस आपको समझाऊं तो इनर्शिया का एग्जैक्ट मतलब यार लेजीनेस ही होता है। अब आपको मैं फील कराता हूँ लेजीनेस का क्या मतलब। देखिए पहले फिजिक्स में समझा देता हूँ, फिर मैं नेचुरल एग्जाम्पल आपको उठा के समझाऊंगा तो बेहतर समझ में आएंगे। अगर मैं नेचुरल एग्जाम्पल पहले नहीं दूंगा तो हो सकता है ट्रैक से भटकता हुआ नजर आ जाऊँ आपको। देखिए इनर्शिया कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, वो अपने मन से मूव नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है कि वो बॉडी लेजी हो गई है क्योंकि वो आराम कर रही थी। जैसे अब इसको नेचर से जोड़ते हैं, अगर कोई आदमी जैसे सो रहा है तो सोते रहना चाहता है। अगर कोई उसको या तो अंदर से कोई मन करे कि यार हम जगते हैं, या भूख लगे तब जगेगा, या कोई उसको कॉल करे तब जगेगा, मतलब कोई एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए उसको जगाने के लिए, नहीं तो सो रहा है तो सोते रहना चाहता है। तो एक्चुअली बताइए फीलिंग किसकी आ रही है? क्या वो ऐसा नहीं लग रहा कि लेजी हो गया है? लेजी मतलब उसकी आदत खराब हो गई है सोने की। तो इसी तरीके से एक बॉडी रेस्ट में, तो रेस्ट में रहना चाहती है, मतलब उसका इनर्शिया रेस्ट का है। और अगर बॉडी मूव है तो फिर मूव करते रहना चाहती है, तो ऐसे समझ लो कि उसकी आदत खराब हो गई है, वो हमेशा मोशन में रहना चाहती है। हाँ, जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे बॉडी नहीं रुकेगी। तो इनर्शिया का मतलब लेजी। लेजी का मतलब ये नहीं सर बॉडी तो मूव कर रही है, वो कहाँ लेजी है? अरे उस सेंस में सोचो ना कि वो मूव कर रही है तो मूव ही करते रहना चाहती है। यार जो कोई काम कर रहा है वो वही काम करते रहना चाहता है, तो एक तरह से वो लेजी हो गया। और अगर आप बदलोगे तो बदलाव का विरोध करेगा, और उसी फैक्टर को मैं क्या कहूंगा? इनर्शिया कहूंगा। तो बेसिकली लेजीनेस इज बेस्ट टर्मिनोलॉजी फॉर इनर्शिया। रेजिस्टेंस भी लिख दिया, इनर्टनेस भी लिख दिया मैंने, ठीक है। बाद बाकी एक एक चीज मैंने लिखी है, जरा समझते हैं, जरा समझो एक एक चीज। देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज लॉ ऑफ इनर्शिया। जो न्यूटन का पहला लॉ है वो इनर्शिया का लॉ है। अब देखिए इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सुनिए, अगर बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो मैंने बताया अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, मतलब क्या हो गई है? बॉडी बॉडी लेजी हो गई है। बॉडी इज लेजी, बॉडी लेजी हो गई है, आराम ही करना चाहती है। तो यही इनर्शिया, उसके अंदर इनर्शिया आ गया है। भाई इनर्शिया बोलते हैं तो कठिन लगता है, अब लेजी बोलो मतलब उसको आराम करने की आदत लग गई है, आराम करने का इनर्शिया आ गया है। ऐसे बोलो 10-5 बार बोलोगे यार दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक। और देखिए अब बॉडी इन मोशन रिमेन इन मोशन, और बॉडी मोशन में है तो फिर बॉडी मोशन में ही रहती है, तो बॉडी फिर से क्या हो गई? बॉडी इज लेजी। फिर बॉडी लेजी हो गई है, किसके लिए? मोशन के लिए। अब मोशन छोड़ना ही नहीं चाहती, वो आदत खराब हो गई है, और आपने कहा छोड़ो, नहीं छोड़ेगी, और आप कोशिश करोगे तो उसका विरोध भी करेगी। किस फैक्टर से? इनर्शिया के फैक्टर से। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। यही बॉडी की प्रॉपर्टी इनर्शिया कहलाती है। हालांकि मैंने इनर्शिया को बार बार आगे बढ़ के फिर पीछे जाके फिर आगे जाके फिर पीछे आके खूब डिस्कस किया है, जिससे आपकी आत्मा में एकदम चिपका दूं उसको। अभी आप देखिए आगे बढ़ रहा हूं, सब लिख के रखा है मैंने, जिससे एक टाइम आपका किल ना हो, ठीक है। तो बॉडी की लेजीनेस क्या है? बेसिकली इनर्शिया का बहुत बढ़िया टर्म है। देखिए एक्चुअली ऑल थिंग्स इन यूनिवर्स आर लेजी। देखो मैंने लिख लिया, दुनिया की सारी चीजें लेजी हैं। जैसे पंखा है, घूम रहा है तो घूमते रहना चाहता है, कोई चल रहा है तो चलते रहना चाहता है। तो ये सब, कोई बेड है भाई, कोई अलमीरा है या सोफा है, वो रेस्ट कर रहा है तो हमेशा रेस्ट करना चाहता है। क्यों? उसके अंदर किस वजह से? इनर्शिया की वजह से, ठीक। एंड फिजिसिस्ट और जो फिजिक्स वाले हैं उन्होंने हैव स्पेशल नेम फॉर दिस, और उसी लेजीनेस को फिजिक्स वालों ने एक नाम क्या दे दिया? टेक्निकल नाम, इनर्शिया। अब देखो मैं उल्टा आ गया, उल्टा चल रहा हूं। देखो अब नेचर से क्या चल रहा हूं कि नेचर में जितनी भी बॉडी हैं सब लेजी हैं, सब लेजी हैं, और फिजिक्स वालों ने उस लेजीनेस को क्या नाम दे दिया? इनर्शिया नाम दे दिया। लेजीनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इनर्शिया, इनर्शिया मीन्स लेजीनेस। क्लियर हुआ? आखिरी में मैं उल्टा भी देखिए घूम के वहीं पर आ गया।
तो इनर्शिया का मतलब लेजीनेस और लेजीनेस का मतलब इनर्शिया। जैसे मैं तो बच्चों से ही कहता हूं, जैसे और उदाहरण ले लो, जैसे कोई सिगरेट पीता है तो उसको सिगरेट पीने का इनर्शिया लग गया, आप उसको मना करो चुपके से पी लेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या आ चुका है, इनर्शिया। किसका, सिगरेट पीने का। भाई इनर्शिया खराब भी होता है और बुरा भी होता है, ये नहीं है कि आप खराब को इनर्शिया कहोगे, नहीं। कोई बॉडी रेस्ट में तो अच्छी बात है, तो उसके अंदर वो अच्छा इनर्शिया आ गया, वो बॉडी मूव कर रही है तो अच्छी बात है, तो उसके अंदर मोशन का इनर्शिया आ गया, कोई बात थोड़ी है। जैसे आप सुबह जग के 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करते हो या पढ़ते हो, तो ये भी एक इनर्शिया है, ये भी आपके अंदर एक आदत आ गई है, लेकिन अच्छी आदत है। तो इनर्शिया बुरा भी होता है, अच्छा भी होता है, ठीक है। तो लेजीनेस, आगे बढ़ता हूं। अच्छा, इफ थिंग्स आर एट रेस्ट, फिर मैं लिख रहा हूं दे वांट टू स्टे एट रेस्ट, दुनिया की सारी चीजें। इफ थिंग्स आर इन मोशन देन दे वांट टू मूव ऑन एंड ऑन, मतलब अगर बॉडी मूव कर रही है तो हमेशा मूव ही करते रहना चाहती है, वो लेजी हो गई है मोशन के लिए, ठीक। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसी का नाम क्या दिया है, न्यूटन का पहला नियम। तो न्यूटन का पहला नियम बताइए, अगर आपसे अब कोई भी पूछे तो क्या है, आप धीमे से बोल दो कि बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में तो मोशन में रहना चाहती है। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और यही क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। एंड कोई पूछे व्हाट इज इनर्शिया, अरे इनर्शिया का मतलब लेजी, लेजी का मतलब दो चीजें उठा लो, बॉडी रेस्ट में तब भी आराम करना चाहती है, मोशन में तो मूव करना चाहती है, तो ये हो गया लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो जितना मैंने आपको इनर्शिया में बताया है, यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए फिर मैंने लिखा है घुमा घुमा के, इनर्शिया मीन्स, बताइए, फिर देखो मैं वहीं आ गया। तो देयर इज नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू कीप ऑन डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। फिर इनर्शिया पे देखिए मैं आ गया, फिर मैं आपको और इजी शब्दों में समझा रहा हूं कि इनर्शिया का मतलब क्या है, कि जो बॉडी जो कर रही है वही करते रहना चाहती है। कोई सो गई है तो सोते रहना चाहती है, कोई मूव कर रही है तो मूव करते रहना चाहती है, कोई खाना बना रहा है तो खाना बनाते रहना चाहता है, कोई मूवी देख रहा है तो मूवी देखते रहना चाहता है, तो यही इनर्शिया है। कोई स्मोकिंग कर रहा है तो स्मोकिंग ही करते रहना चाहता है, तो दिस इज इनर्शिया, ठीक, दिस इज इनर्शिया। देखिए, ड्यू टू इनर्शिया एन ऑब्जेक्ट रजिस्ट चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। और इनर्शिया की वजह से ही जब बॉडी रेस्ट में होती है, आप उसमें किक मारी है तो विरोध करती है, विरोध करती है। ये नहीं है कि चलो चलो, नहीं चलेगी, किक मारेंगे तभी चलेगी, और उसका भी विरोध करेगी। और अगर मूव कर रही है, आपका रुको, नहीं रुकेगी, उसका विरोध करेगी। जब आप कोई फोर्स लगाएंगे तो रुकेगी। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। कितना बार बार घुमा रहा हूं, फिर आगे बढ़ता हूं, फिर पीछे आ जाता हूं, जिससे कि जीवन में दिक्कत नहीं आए। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया क्या है, ठीक है, क्लियर। देखिए एग्जांपल दे रहा हूं, कंसेप्चुअल एग्जांपल, कोई कठिन नहीं वही है। देखिए, अ बॉल एट रेस्ट स्टे एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाई फोर्स। तो बताइए, ये बॉडी रेस्ट में तो स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है, तो किस वजह से, इनर्शिया की वजह से। तो इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, दैट इज ग्रेटर द मास ऑफ ए बॉडी ग्रेटर विल बी द इनर्शिया। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है बहुत बढ़िया, देखिए देखिए, अब देखिए बहुत बढ़िया पॉइंट। मैं यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ, इनर्शिया मैं ऐसे लिखता हूं, इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू मास। देखिए अब यहां पर इनर्शिया एक बॉडी की प्रॉपर्टी है, इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। आगे मैंने नोट करके लिखा दिया, अभी आपके सामने पेज पर आने वाला है। लेकिन इनर्शिया को हम कहें कि सर इनर्शिया की फीलिंग दीजिए, तो इनर्शिया की फीलिंग ये है कि देखिए खुद बताइए, एक छोटी बॉल है जिसका मास है 1 kg, एक बड़ी बॉल ले लो, इसका मास है 10 kg, आप खुद फील करेंगे। और बड़ी बॉल ले लो, इसका मास है मान लो 1000 kg, और तीनों बॉडी रेस्ट में थी। अब तीनों से कहो मूव करो तो एक को मूव नहीं करेगी। अब मूव कराने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। तो आप बताइए, अगर इसमें फोर्स लगाओगे तो चल जाएगी और बहुत तेज भागेगी, इसमें वही फोर्स लगाओगे तो उतना तेज नहीं चलेगी, धीमे से चलेगी, और इसमें वही फोर्स लगाओगे हो सकता है ये तो बहुत धीमे से ऐसे करके वहीं की वहीं रुक जाए। तो बताइए, आपको नहीं लग रहा है कि इसमें इनर्शिया कम था, जबकि तीनों में फोर्स तो आपने सेम लगाया है। तो असल में क्या, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। तो यही मैंने लिखा, इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू मास। हाँ,
इनर्शिया मास के बराबर नहीं होता है, प्रोपोर्शनल टू मास होता है। और जब इसके कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 आता है, ये आता है k इंटू मास। तो इनर्शिया k इक्वल टू 1 हो जाता है, तो मास के बराबर होता है। फिर मैं यहाँ पे एक बात बता दे रहा हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे कोई आपसे पूछे कि व्हाट द यूनिट ऑफ इनर्शिया, तो इनर्शिया का यूनिट नहीं होता है, मैंने आगे चल के नोट करके लिखा है, अभी आगे आता है। इनर्शिया मास के प्रोपोर्शनल होता है। मास के प्रोपोर्शनल का मतलब अगर बॉडी का मास डबल कर दोगे तो इनर्शिया भी डबल हो जाएगा, 3 गुना कर दोगे तो इनर्शिया 3 गुना हो जाएगा, मास 4 गुना कर दोगे तो 4 गुना हो जाएगा। पर ये नहीं है कि आपसे कह दें कि अगर ये 1 kg की बॉडी है इसका इनर्शिया 1 kg होगा, ये नहीं कहेंगे। मतलब समझ रहे हो, हम कहें भाई इसका इनर्शिया बताओ, नहीं बता पाएंगे। ये कहेंगे इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा। ये नहीं कहेंगे इसका इनर्शिया 10 kg है। बात क्लियर हो रही है। ये नहीं कहेंगे कि इसका इनर्शिया 1000 किलो है, हाँ इसका इनर्शिया इससे ज़्यादा है, इसका इनर्शिया उससे कम है, इसका इनर्शिया और कम है, ये तो कह देंगे। जैसे मान लो घर में चेयर रखी है और टेबल रखी है और सोफ़ा रखे हैं, तो टेबल को उठा के चल देते हो, सॉरी चेयर को उठा के चल देते हो, क्योंकि मास कम इनर्शिया कम। टेबल को 2 लोग उठाते हैं क्योंकि मास ज़्यादा इनर्शिया ज़्यादा। सोफ़ा को और ज़्यादा लोग उठाते हैं क्योंकि मास ज़्यादा इनर्शिया ज़्यादा। समझ गए। घर को उठा नहीं सकते क्यों, मास इतना ज़्यादा, आप उसके रेस्ट वाली सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इनर्शिया होता है। समझ गए। अगर 5000 किलो की बॉडी आपसे को उठा दो, नहीं उठा पाओगे। ये थोड़ी है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग रहा होता है, नहीं, मास ज़्यादा होने से उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये मतलब है उसका। हाँ, ये नहीं कहेंगे कि 100 किलो की बॉडी का इनर्शिया 100 किलो है या 200 किलो की बॉडी का इनर्शिया 200 किलो है। बात क्लियर हुई। बस ये कहेंगे उसका इनर्शिया ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा इनर्शिया। बात एकदम क्लियर हो रही है, एकदम आसान है। आगे बढ़ते हैं, ये लिख पढ़ा दिया। अब नोट करके लिख लीजिए, तीनों बातें देखो मैं नोट करके लिख दिया यहाँ पर। इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। पहला बहुत ही मिसकंसेप्शन जो मुझे एक बार जीवन में हुआ था यार, जो मुझे मिसकंसेप्शन हुए वही मैंने बच्चों के दूर किए और बच्चों ने बताया कि हाँ सर हमको भी यही हुए, क्योंकि हम भी तो कभी स्टूडेंट थे। तो कोई पूछे व्हाट इज द यूनिट ऑफ इनर्शिया, तो यूनिट होता ही नहीं है, क्योंकि इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इनर्शिया तो बॉडी की प्रॉपर्टी है, बॉडी की प्रॉपर्टी है, समझ गए। जैसे बॉडी का कलर है, ब्लैक कलर है, तो ब्लैक कलर की यूनिट क्या होगी, फालतू की बात कर रहे हो, कोई यूनिट नहीं होगी, उसकी प्रॉपर्टी है उसका कलर ब्लैक है। किसी का व्हाइट कलर है तो ये क्या, उसकी यूनिट क्या होगी, क्या यूनिट होगी यार, ये तो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो व्हाइट कलर है। वो झूठ बोलता है तो इसकी प्रॉपर्टी है, कोई यूनिट होगा झूठ बोलने का। कोई सच बोलता है, सच बोलने का यूनिट होगा, ये तो उसकी प्रॉपर्टी है। समझ गए ना। तो ऐसे ही इनर्शिया किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है, ये फिजिक्स की कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इनर्शिया कैसी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है कि किसी भी एक्सटर्नल चेंज का विरोध करेगी। अगर वो रेस्ट में, आप तो रेस्ट में रहना चाहती है और आप कहेंगे मोशन करो, नहीं करेगी, उसका विरोध करेगी। अगर बॉडी मूव कर रही है, आपने कहा रुको, तो आपका विरोध करेगी। वो जैसी भी है विरोध करेगी, आप कुछ भी कर लेना। आप सच कहोगे तो ना, सच नहीं, झूठ बोलो। आप झूठ बोलोगे, क्या बात कर रहे हो, सच बोलो। तो यही है, उल्टा ही बोलेंगे हमेशा। कुछ घर परिवार में भी लोग ऐसे होते हैं, दोस्त भी होते हैं ऐसे, वो हमेशा विरोध करेंगे आपका, समझ लो। तो पक्के इनर्शिया वाले हैं, समझ लो। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखा है, इनर्शिया हैज नो यूनिट। देखो बताया था, सब लिख दिया। एंड नो डायमेंशन, जब यूनिट नहीं तो डायमेंशन नहीं। अब सुनिए, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास, वन इन मोशन एंड अनदर एट रेस्ट, possesses सेम इनर्शिया। अगर एक 10 किलो की एक बॉडी है और 10 किलो की दूसरी है, एक रेस्ट में एक मूव कर रही है, दोनों का इनर्शिया सेम होगा, क्योंकि इनर्शिया मास की प्रॉपर्टी है। जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा इनर्शिया, और अगर मास सेम तो इनर्शिया भी सेम। ठीक है, एकदम आसान है। ठीक है, तो वेल मैंने लिख दिया, बिकॉज इट इज अ फैक्टर ऑफ मास ओनली, इनर्शिया इज अ फैक्टर ऑफ मास ओनली एंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी। एकदम इजी है, इसलिए भैया लिख के रखा था, तो आपका ये लेक्चर 1 ही घंटे में कवर हो जाएगा, समझ लो। नहीं बहुत टाइम लगता, मैं आपके सामने एक एक चीज़ लिखता, क्या फ़ायदा था। सब रेडी करके रखा हूँ, तो मैं हार्डवर्क कर लिया हूँ, आपको उसकी ज़रूरत नहीं। हाँ, नोट्स बना लेना तसल्ली से, तभी चैप्टर का मजा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। वैसे क्वेश्चंस में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, पर यार आपको थोड़ा ज्ञान भी तो होना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए इनर्शिया के टाइप ऑफ इनर्शिया।
तो 3 तरह का इनर्शिया आपको मिलने वाला है, वही सेम। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कोई बॉडी रेस्ट में तो उसका इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका इनर्शिया। कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहती है, उसका इनर्शिया। कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव करते रहना चाहती है, उसका इनर्शिया। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जब आप डायरेक्शन चेंज करते हैं तब भी बॉडी क्या करती है, उसका विरोध करती है। जबकि मोशन में है तो मोशन भी आपने नहीं रोका, केवल डायरेक्शन बदला, तब भी वो विरोध करती है, तो इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, बहुत आसान एकदम, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। स्क्रीनशॉट लेते चलो आगे बढ़े। तो पहले आपको समझाते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो देखिए, द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इट्स ओन, मतलब जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो वो अपने आप अपने स्टेट को चेंज नहीं चेंज करती। ये रेस्ट में है तो ये स्टेबल है, यहाँ पर ये स्टेबल है बॉडी। और अगर आपको मोशन देना है तो क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। until and unless an external force acted on it, तो this is called inertia of rest। बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं। देखो आगे, अब इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं, इसी के लिए दम है। देखो एग्जांपल सुनो, जिसको मैं कहूंगा कंसेप्चुअल एग्जांपल। ठीक है, ध्यान से सुनना। कंसेप्चुअल एग्जांपल, a person who is standing freely in a bus thrown backward when bus starts suddenly। जरा मैं बाद में पढ़ दूंगा, पहले समझा देता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए बस थी, आराम से सुन लेना, बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो आप बस के अंदर खड़े हुए हैं, तो जैसे ही बस चलती है आप पीछे आपकी बॉडी नहीं हो जाती है। तो कारण पूछेंगे आपसे फिजिक्स वाले, कहीं इंटरव्यू दोगे या कहीं वाइवा दोगे, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो आदमी बस के अंदर खड़ा होता है और बस अचानक से मूव कर जाए तो आदमी की बॉडी पीछे क्यों चली जाती है, तो ड्यू टू इनर्शिया। इसको एक्सप्लेन करता हूं, जरा समझना। देखो क्यों होती है, जरा सुनना। देखिए, पूरी बॉडी में इनर्शिया था, तो अब देखिए, अगर ध्यान से देखो तो सब उस बॉडी को देखिए, सबसे ज्यादा फ्री आपके बाल हैं, सिर है, सिर सबसे ज्यादा फ्री है। मैं फ्री का मतलब बता रहा हूं, जैसे से मैं नीचे जा रहा हूं तो मेरी फ्रीडम कम होती जा रही है। इसका मतलब यह है कि जो पैर हैं वो एक तरह से फ्लोर से चिपके हुए हैं। तो अगर फ्लोर नहीं होता तो क्या मैं बस में खड़ा हो पाता, नहीं हो पाता। और जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं बॉडी क्या है, फ्री होती जा रही है। क्यों, यहाँ कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है। भाई मेरा सिर गर्दन की वजह से स्टेबल है, गर्दन और नीचे जा रहा हूं उसकी वजह से स्टेबल है, कमर की वजह से स्टेबल है, कमर मेरे पैरों की वजह से स्टेबल है, और पैर फ्लोर की वजह से स्टेबल है। तो जब बस मूव करती है तो ध्यान से सुनना, क्योंकि पैर फ्लोर के डायरेक्ट कांटेक्ट में थे तो पैरों को तो वो आगे ले जाती है और ये जो बॉडी थी ये यहीं रह जाती है। तो देखो ऐसे ही तो करते हैं, पैर आगे चले जाते, आप वहीं रह जाते हो। तो जो ऊपर की बॉडी है वो अपनी जगह पर रेस्ट में थी, वो आलसी हो गई थी इनर्शिया की वजह से, तो रेस्ट में ही रहना चाहती थी। तो बॉडी के लोअर पार्ट को बस ने मोशन दे दिया और अपर पार्ट वहीं रह गया, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आप पीछे झटका लग गया। हाँ सुनना, लिखा सब है मैंने, पढ़ दूंगा, फिर सुनिए। अगर यही काम बस बहुत धीमे धीमे करे तो आपको कोई जर्क नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि जब धीमे धीमे करते हैं तो वो जो मोशन होता है, जो वो पहले पैरों को मोशन मिला था बस की वजह से, फिर मेरी जांघों को मोशन मिला, फिर कमर को मिला, फिर पेट को मिला, फिर मेरे शोल्डर्स को मिला, तो वो मोशन धीमे धीमे इम्पार्ट हो जाता है और हमको नहीं पता लगता कि हमको कोई जर्क महसूस नहीं होता। और अचानक चलती है तो अपर पार्ट वहीं रह जाता है, लोअर पार्ट एकदम से भाग जाता है, तो एकदम से जर्क लग जाता है। और जब यही काम धीमे धीमे होता है तो जर्क महसूस नहीं होता। और जैसे पैर मोशन, पहले बस मोशन में आई, बस ने पैरों को मोशन में लाया, पैरों ने आपके कमर को मोशन में लाया, कमर ने आपके स्टमक को पोर्शन में लाया, स्टमक ने सिर को मोशन में लाया, तो धीमे धीमे पूरी बॉडी किस में आ जाती है, मोशन में आ जाती है। क्लियर हुआ? हालांकि मैंने लिख सब दिया है, 1 मिनट में पढ़ूंगा तो आपको मजा आ जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, इसी का एक्सप्लेनेशन है। व्हेन बस सडनली स्टार्ट मूविंग, आप लोग नोट्स बना लेना, लिख सब दिया है मैंने। द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग बस इन मोशन इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड टू लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। मैंने बताया जो फोर्स बस को मोशन में लाती है वो फोर्स धीमे से लोअर पार्ट को तो ट्रांसमिट हो जाता है। सो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कम्स इन मोशन, तो जो बॉडी का लोअर पार्ट होता है वो मोशन में आ जाता है along with the bus, while the upper part of the body receives no force
टू ओवरकम इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि ऊपर की बॉडी किस में थी, रेस्ट में थी, और इनर्शिया था उसके पास, तो वो एकदम से मोशन में नहीं आती है, ठीक। एंड सो इट स्टेज in its original position, thus there is a relative displacement between the two parts of the body, and it appears as if the upper part of the body is thrown backward। वही कहानी मैंने आपको जो पूरी समझाई कि ऊपर की बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है ड्यू टू इनर्शिया, लोअर पार्ट को बस की वजह से मोशन मिल जाता है, अपर पार्ट वहीं रह जाता है, तो हमको पीछे की तरफ एक जर्क महसूस होता है, ठीक है। फिर मैंने देखो नोट करके भी लिखा है कि इफ द मोशन ऑफ द बस, मैंने बता दिया था कि अगर बस का मोशन धीमे धीमे होगा तो वो मोशन धीमे धीमे पूरी बॉडी को ट्रांसमिट हो जाता है, फिर कोई भी जर्क महसूस नहीं होता है, ठीक। तो इफ द मोशन ऑफ द बस इज स्लो, द इनर्शिया ऑफ मोशन विल बी ट्रांसमिटेड टू द बॉडी of the person uniformly, and so the entire body of the person will come in motion with the bus and the person will not experience any jerk। तो वो धीमे धीमे पूरी बॉडी को मोशन ट्रांसमिट होता है, तो आदमी को कभी भी जर्क महसूस नहीं होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहना, ओके। आगे बढ़ता हूँ। फिर देखिए इसी का एक एग्जाम्पल है, ये बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, अक्सर अच्छी अच्छी बुक्स में दिया हुआ है, रेसलिंग हेलिडे का ओरिजिनल क्वेश्चन है ये। अब देखिए अब देखिए यहाँ पर का एक बॉडी है, काफ़ी भारी बॉडी है, इसका मास m है, ये एक धागा है और ये एक धागा है। तो देखिए इफ द स्ट्रिंग BC इज स्ट्रेच सडनली, अगर देखिए यहाँ पे एक धागा लटका रखा है, इसको मैं एकदम जर्क मारूं, एकदम जर्क मारे, तो देखिए ध्यान से सुनना, इसके पास इनर्शिया है, क्या है, इनर्शिया, तो इसके जर्क को यहाँ पर ट्रांसफर होने ही नहीं देगा, ये होएगा ही नहीं। तो देखिए सवाल पूछा है द पोर्शन AB ऑफ द स्ट्रिंग विल ब्रेक, क्या AB ब्रेक होगा, नहीं ब्रेक होगा, ये ब्रेक नहीं होगा, गलत है। द पोर्शन BC ऑफ द स्ट्रिंग विल ब्रेक, हाँ ये सही है, ये ब्रेक हो जाएगा। तो इस अगर अच्छा देखिए, अगर यहाँ पर बहुत ही छोटी बॉल होती, खुद बताइए, देखिए आपको फीलिंग आ जाएगी, बहुत छोटी बॉल होती और अब आप इसमें जर्क मारो तो इसको जर्क मिलेगा, यहाँ से टूट जाती है। लेकिन अगर ये रस्सी आप बहुत भारी बॉल लटका लेना और फिर इसमें जर्क मारना नीचे वाली रस्सी में, तो आप देखेंगे ऊपर वाली रस्सी को पता ही नहीं लगेगा, क्यों, उस जर्क को ये इनर्शिया की वजह से बॉल पी गया, ऊपर वाली रस्सी को पता ही नहीं लगा। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं जिनका आंसर किससे आता है, इनर्शिया से आता है, ठीक है। बेहतरीन सवाल था, कंसेप्चुअल, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए इनर्शिया मोशन, अब मोशन का इनर्शिया वही है कि कोई बॉडी मोशन में तो मूव करते रहना चाहती है। अब फिर वही एग्जांपल आ जाओ, अब मान लो चलती हुई बस में आप खड़े हैं और अचानक से बस में ब्रेक लगा दिए जाए तो आप आगे की तरफ गिर जाते हैं, इसको भी सुन लीजिए, वही सेम कारण कि ब्रेक की वजह से बस रुक गई। अब बस में फ्रिक्शन वगैरह वो सारी कहानी आगे पढ़ाऊंगा, आप ऐसे समझो बस रुकी तो ब्रेक की वजह से बस रुकी और बस के रुकने से पैर पहले रुकेंगे, क्योंकि पहले रुकने का जो फोर्स होगा वो किसको ट्रांसमिट होगा, सिर को कि पैरों को, ऑब्वियसली पैरों को, क्योंकि पैर बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में, और ऊपर की बॉडी को आदत लग गई थी मोशन की, तो पैर तो रुक जाते हैं बस के साथ, ऊपर की बॉडी इनर्शिया की वजह से आगे की तरफ मूव करती रहती है, तो ड्यू टू इनर्शिया वो बॉडी आगे चली जाती है, इसलिए आप आगे की तरफ गिर जाते हैं। बताइए कितना छोटा सा आंसर है, पर ये चीज़ें तभी क्लियर होंगी जब इनर्शिया तो क्लियर हो, और मुझे तो लगता है यार मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दिया। देखो लिख सब दिया मैंने, ठीक है, ठीक है, के लिए देखो एग्जाम्पल, व्हेन अ बस और ट्रेन स्टॉप सडनली, जब बस या ट्रेन अचानक से रुकती है, अ पैसेंजर सिटिंग इनसाइड, जो बस के अंदर बैठा हुआ आदमी होता है वो आगे की तरफ गिर जाता है। ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी कम्स टू रेस्ट विद द बस, बस के साथ लोअर पार्ट तो रेस्ट में आ जाता है, क्योंकि जो पैर होते हैं वो फ्लोर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं, ओके। बट द अपर पार्ट टेंड्स टू कंटिन्यू द मोशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द मोशन, तो मोशन के इनर्शिया की वजह से अपर पार्ट उस मोशन को लगातार करते रहना चाहता है, पैर रुक जाते हैं तो आप आगे की तरफ रुक जाएंगे। भाई आप चलते चलते ठोकर खा जाते हैं तो वहां पर भी तो यही होता है कि ठोकर लगने से पैर रुक गए, पर बॉडी के पास इनर्शिया होता है मोशन का, तो बॉडी आगे बढ़ जाती है, आप गिर जाते हो, ठीक है। अब देख लेते हैं बेटा लॉ ऑफ इनर्शिया, सॉरी
इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। देखो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, जैसे कोई बॉडी, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है सर्कुलर मोशन वाला। तो जब बॉडी को आप सर्कल में घुमाते हैं किसी धागे की मदद से, ऐसे करके घुमाते किसी धागे की मदद से ऐसे करके, तो जब अचानक से धागा टूट जाता है तो उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। तो बॉडी, आप लोगों ने, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि अचानक से धागा टूट जाता है तो अलोंग द टेंजेंट ही क्यों जाती है। तो इसका कारण क्या है कि जब वो सर्कल में घूम रही होती है, जैसे मान लो किसी भी पॉइंट पर, जैसे यहाँ मान लो, आराम से देखो, पहले समझा देते फिर लिख तो शब्द यही है। जब वो सर्कल में घूम रही होती है ऐसे करके, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे अलोंग द टेंजेंट इसकी वी की वेलोसिटी, अचानक से धागा टूट गया। तो जैसे ही धागा टूटेगा तो पहले तो ये बॉडी, ये धागा इसको इधर खींच रहा था, इसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा था, ऐसे करके डायरेक्शन को चेंज कर रहा था। और जैसे ही टूटा तो बताइए इसके डायरेक्शन को तो आप ऑब्वियसली ड्यू टू इनर्शिया बिना फोर्स के चेंज ही नहीं कर सकते। जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे, डायरेक्शन भी नहीं चेंज होगा, तो बॉडी सीधे अलोंग द टेंजेंट ऐसे ऐसे करके चलती रहती है, ठीक। तो ड्यू टू, ये क्या है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन के इनर्शिया की वजह से बॉडी अलोंग द टेंजेंट भाग जाती है, क्योंकि जब ये धागा बंधा हुआ था तो इसको अंदर खींच के इसके डायरेक्शन को लगातार चेंज किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही धागा कटा तो अब इसको अंदर की तरफ कोई फोर्स देने वाला है ही नहीं, तो अलोंग द टेंजेंट भाग जाती है। बहुत अच्छा आंसर है, ठीक है। बाद बाकी देखो लिख सब दिया है, बाद बाकी स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ देता हूँ। द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन बाई इट्स ओन until and unless an external force act on it. Example दिया, when a stone tied to one end of a string is whirled in a circle and the string breaks suddenly, the stone flies off along the tangent to the circle. This is because the pull in the string was forcing the stone to move in a circle. As soon as the strings breaks, जैसे धागा टूटता है, the pull vanishes, वो जो पुल होता है वो खत्म हो जाता है। The stone in circular motion flies off tangentially due to inertia after string breaks suddenly. तो inertia की वजह से वो along the tangent भाग जाता है, ठीक है। इसी के साथ ये इनर्शिया वाले कंसेप्ट सब खत्म होते हैं। इसमें 2-3 मैंने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और आप लोगों के लिए रखे हैं, एक एक लाइन के, उनको भी जरा देख लो जल्दी जल्दी, कुछ है नहीं। देखिए देखो कुछ एमसी, व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या है, जरा ऑप्शंस पढ़ते हैं। इट इज पुल और अ पुश विच टेंड्स टू मूव अ बॉडी, क्या सही है? अब सुनना, दूसरा ऑप्शन पढ़ लो, स्टॉप्स और टेंड टू स्टॉप्स अ बॉडी इन अ मोशन, ये भी सही है भाई, फोर्स ये भी होता है। टेंड टू चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, ये भी फोर्स होता है, ये फोर्स के इफेक्ट थे। तो देखो ये भी फोर्स का इफेक्ट था, ये भी फोर्स का इफेक्ट था, और ये भी फोर्स का इफेक्ट है। तो ये तीनों आंसर हो गए, डी भी हो गया, ऑल ऑफ द अबव। तो 4 ऑप्शन हो गए इसके, ठीक है। अगर सिंगल चॉइस होगा तो केवल डी टिक करेंगे, और मल्टीपल चॉइस होगा तो सबको टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। व्हाट इज इनर्शिया, जरा 4 ऑप्शंस पढ़ लेना। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन एंड वाइस वर्सा। कितना बढ़िया लिखा हुआ है, ये तो हो ही गया। आगे बढ़ता हूँ। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू चेंज फ्रॉम रेस्ट, ऐसा नहीं है, इनर्शिया के लिए पूरी बात कहनी होगी, रेस्ट में से भी चेंज और मोशन में से भी चेंज, तो इसलिए ये नहीं होगा क्यों, केवल रेस्ट की बात कर रहा है। अगला पढ़ता हूँ। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू चेंज फ्रॉम मोशन, ये भी नहीं होगा क्योंकि इनर्शिया में रेस्ट से भी चेंज और मोशन से भी चेंज, तो अकेला रेस्ट वाला भी पॉसिबल नहीं है और अकेला मोशन वाला भी पॉसिबल नहीं है। नन ऑफ द अबव, ये भी गलत हो गया क्यों, पहला ऑप्शन सही हो चुका है, तो पहला ऑप्शन हो गया। एकदम आसान है, जो पढ़ाया है वही है। और देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, तो न्यूटन का पहला नियम, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, तो न्यूटन का पहला नियम क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया है। बहुत डिटेल बताया हूँ, बहुत डिटेल बताया हूँ। और देखिए स्क्रीनशॉट लेते जाओ, एकदम आसान है। यू आर थ्रोन आउटवर्ड व्हेन योर कार सडनली टेक्स अ टर्न, बताइए जब अचानक से गाड़ी का ड्राइवर टर्न लेता है तो आप बाहर की तरफ फेंक जाते हैं, उत्तर बताइए। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि गाड़ी ने तो डायरेक्शन बदल लिया पर आप
इनर्शिया की वजह से सीधे जाना चाहते थे, इसलिए बाहर की तरफ फेंक जाते हैं। अब ये कहना सीधे जाना चाहते तो सीधे क्यों नहीं भाग जाते? अरे यार, जब वो बॉडी अंदर गई है ना, तो आप वहीं रहना चाहते थे तो यूं ही तो जाओगे, गाड़ी के साथ आगे तो जा ही रहे हो। ठीक है, तो बताइए कौन सा लॉ होता है? फर्स्ट लॉ। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं होगा, थर्ड लॉ नहीं होगा, सेकंड लॉ नहीं होगा, फर्स्ट लॉ से होता है। सडनली टेक्स टर्न, विच लॉ ऑफ मोशन इज इन्वॉल्व इन दिस? तो न्यूटन का पहला नियम और लॉ ऑफ इनर्शिया, और लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में यहीं रोक देता हूँ। ठीक है, तो इनर्शिया तक ही मुझे कवर करना था। अगली क्लास में आपको बहुत मज़ा आएगा, फोर्सेस का इंट्रोडक्शन दूंगा बेहतरीन तरीके से, और तीसरी क्लास से तो बेहतरीन क्वेश्चंस आ जाएंगे। चलिए पढ़ाई करते रहो। ठीक है।